नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। पिछले साल यही दिन लॉकडाउन में बीत रहे थे। एक अनजान से वायरस ने सबको डरा रखा था। पूरी दुनिया बंद थी। वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज में लगे थे, रिसर्च हो रहे थे, साथ ही हर देश जूझ रहा था। दवाइयां, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर की कमी, तो कहीं कहीं अस्पतालों में भी पूरी सुविधा नहीं, मरीजों के लिए पर्याप्त बेड नहीं, और ऊपर से कोरोना रोज नए रूप लेकर सामने आ रहा था। डॉक्टर हर रोज इसे समझने में लगे थे। बड़ा असमंजस था। लोगों के रोजगार ठप हो गए, शिक्षा पर सबसे बुरा असर पड़ा, और अब एक बार फिर से एक साल बाद देश में वैसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। आज देश मुस्तैद है। अब कोरोना को समझ भी गए हैं हम। वैक्सीन भी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से मजबूत है, लेकिन कोरोना भी पहले से और मजबूत होकर आया है। रोजाना 2 लाख से ज्यादा लोगों को बीमार कर रहा है। पिछली बार राज्य केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर थे, लेकिन इस बार राज्यों ने हालात को देखते हुए खुद से सख्तियां बरतनी शुरू कर दी हैं। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन के साथ सप्ताह भर भी अनेकों पाबंदियां हैं, तो अब यूपी ने भी रविवार को कर्फ्यू रखने का फैसला किया है। इसके अलावा चंडीगढ़ प्रशासन ने भी वीकेंड लॉकडाउन का फैसला ले लिया है। तो उधर देश में सभी ऐतिहासिक इमारतों को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन हो रहा है धीरे धीरे? इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको देश के स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान आपको सुनवाते हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया, और क्या उन्होंने कहा है इस घड़ी में कोरोना से लड़ाई के लिए हमें क्या करना चाहिए, और बार बार कौन लोग क्या क्या कह रहे हैं। इन तमाम विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो क्या काम कर रहे हैं, सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, उस पर उन्होंने बात रखी। उन्हीं के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक खास एक अहम हिस्सा हम आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा। बार बार एक ही बात प्रधानमंत्री जी से लेकर और सभी लोग दोहरा रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। अगर देशवासी इस बात को गंभीरता से ले लेंगे कि इस समय जब वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रहा है, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी, और जो सुपर स्प्रेडर बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं, इनको अवॉइड करना है। मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी जो है प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2020 में कोविड के खिलाफ लड़ाई को हम लोगों ने एक सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाया था, वैसे ही ये फेज़ भी जो अभी आया है, ये फेज़ भी हमारा निकल जाएगा, और इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल हों। देश में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है वो पिछले पीक से भी बहुत ज्यादा है। अब 2 लाख से ज्यादा केसेस पिछले 2 दिन से लगातार आ रहे हैं। ऐसी घड़ी में अब अलग अलग राज्यों ने अपनी परिस्थितियों को, अपने हालात को देखकर लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। वीकेंड लॉकडाउन से शुरू हो गया है। हरियाणा में भी अब सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, सीबीएसई की भी। तो हरियाणा बोर्ड ने भी अपनी परीक्षा को, 10वीं की परीक्षा को रद्द किया और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। तो इन परिस्थितियों में क्या ये माना जाए कि लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं? और अगर ऐसे हालात बन सकते हैं तो ऐसी घड़ी में और ऐसी व्यवस्थाओं के बीच सरकार की क्या तैयारी है और कितनी तैयार है सरकार? इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी आज शाम 5 बजे एक कार्यक्रम किया, हरियाणा की बात, और इसमें उन्होंने कोरोना को लेकर और इसके अलावा अलग अलग विषयों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देता हूं। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। ओम प्रकाश डाबला हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर सतबीर चौधरी पूर्व डीजी हेल्थ हरियाणा, और राजेश कश्यप वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सतबीर चौधरी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, सरकार और तमाम अधिकारी जो हैं वो इस परिस्थिति को भांपकर, इसका निरीक्षण करके, इसको देखते हुए पल पल आगे की नीति और आगे का पूरा रोड मैप बनाने के लिए चल रहे हैं और बनाते हुए चल रहे हैं। आपने क्योंकि प्रशासन में रह करके बड़े नजदीकी से चीजों को देखा है, और इस तरीके की घड़ी में सरकार किस तरीके से काम करती है वो भी आप बाखूबी जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि अब जो घड़ी बनी है, जो परिस्थितियां आज के दिन और इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं जो बनी हुई हैं,
वो कैसी परिस्थितियां हैं, वो आगे क्या संकेत दे रही हैं आगे के लिए, और लोगों को किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद अरुण शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूं कि आप वो काम कर रहे हो जो सरकार को करना चाहिए, अवेयरनेस करना। सबसे जरूरी है अवेयरनेस। पहली बात तो ये है, पिछले साल में आज में सबसे बड़ा फर्क ये है, इस समय सबको पता है क्या करना है जी। लेकिन दिक्कत ये है कि जो नेता हैं, ऑफिसर हैं, जो आदेश पारित करते हैं वो खुद ही नहीं करते। तो उससे क्या मैसेज जाता है कि कहने को तो आप अभी जैसे मंत्री जी कह रहे थे कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उनकी जो फीलिंग है वो लोग नहीं समझ रहे क्योंकि करते ही नहीं है वो। और दूसरा, लोगों में खौफ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, खौफ ना होना अच्छी बात है, क्योंकि खौफ से या डर से कोई बीमारी नहीं ठीक होती। खौफ और डर से तो खराब ही होती है। लेकिन हमें सिर्फ सावधानी लेनी है। वही मोटी मोटी सावधानी सबको पता है, घर से बाहर ना निकले बेकार में, और नंबर 2 गज की दूरी रखें, नंबर 3 मास्क पहने, नंबर 4 बार बार हाथ धोएं। ये 4 चीजें भी अगर सभी कर लें, सबको पता है, ये बात नहीं लोगों को नहीं पता, लेकिन इसकी सीरियसनेस समझानी पड़ेगी। एक तो जैसे 10 आदमी एक हॉल में बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, चाहे परिवार के लोग हैं, चाहे उनमें से एक पॉजिटिव है, उनको आपस में नहीं पता क्योंकि थोड़े थोड़े सिम्टम है, जुकाम है, खांसी है, छींक आती है। एक आदमी ने छींक मार दी तो समझ लो कि 9 के 9 इन्फेक्ट हो गए। अगर वो एक आदमी, सपोज हम 10 आदमी बैठे हैं, मैं इन्फेक्टेड हूँ, मुझे थोड़ा है जुकाम है, मुझे छींक आई, मैंने छींक मार दी, तो 10 के 10 लोगों ने अगर मास्क नहीं पहना हुआ और नजदीक बैठे हैं तो हम मान के चलेंगे कि 10 के 10 लोगों को कोरोना हो जाएगा। और खतरनाक बात यह है कि मुझे तो सिर्फ जुकाम ही हुआ है, हो सकता है जिनमें मैं वायरस फैला रहा हूँ उनमें वो वायरस, उनकी इम्यूनिटी कम हो, उनके अलग सर्कमस्टांसेस हैं, हो सकता है उनमें वो जानलेवा हो जाए। तो ये चीज लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। अपने घर में भी, अपने इस समय वायरस कोई जहाज से नहीं आ रहा, रेल से नहीं आ रहा, बाहर से नहीं आ रहा। ये जो बातें हैं कि बाहर से कोई आ रहा है उस पर नजर रखो, वो अब इमैटीरियल हो गई है। अब तो बात यह है कि जो आदमी पॉजिटिव है उसकी पूरी क्वारंटीन की जाए, इंश्योर की जाए, वहां पर जोर लगाया जाए, रादर देन के कर्फ्यू स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए। रात को अगर 2-4 आदमी इक्का दुक्का निकल भी जाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, पार्टी बंद करनी है शाम को, जो रेस्टोरेंट हैं, मैरिज पैलेस हैं, उनको कंट्रोल करना है कि उनमें ज्यादा भीड़ भाड़ ना इकट्ठी हो, वहां फोकस करना है रादर देन के कर्फ्यू एनफोर्स करने के लिए। फिर क्या होता है, लोग पास ढूंढने लग जाते हैं। राजनीतिक आदमियों को अपनी रैली और रोड शो अच्छे लगते हैं, उनको वो इम्पोर्टेंट नजर आते हैं। इंडस्ट्री वाले को ये लगता है कि मेरी इंडस्ट्री चलती रहनी चाहिए, दुकानदार को ये लगता है मेरी दुकान अच्छी तरह चलनी चाहिए। इसी तरह रेस्टोरेंट और ढाबे वाले चाहते हैं हमारा रेस्टोरेंट ढाबा चले, सरकार उसको ना बंद करे। लेकिन सरकार को सबसे पहले जनहित देखना है, जान है तो जहान है, इकोनॉमी भी देखनी है बिल्कुल। लेकिन हमें ये मानना है कि ये वायरस चलेगा। अब हमें वायरस के साथ रहना है। जैसे पहले हम मलेरिया में कहते थे मक्खी मच्छर खत्म हो जाएंगे, ठीक है, अमेरिका में, ब्रिटेन में या कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में मक्खी मच्छर बहुत कम नजर आते हैं, मानने वाली बात है। लेकिन इंडिया में अब हमें समझ आ गया है आजादी के 70 साल बाद भी कि मक्खी मच्छर खत्म नहीं होंगे। तो मक्खी मच्छर खत्म नहीं होंगे, उनकी बीमारियां खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल, आपने इसी प्रकार ये वायरस आसानी से जाने वाला नहीं है। और अब हमें लोगों को समझाना है मास्क के लिए, बिल्कुल ये समझाना सरकार की जिम्मेवारी है। आपने ये बहुत सही, आपने सर ये बहुत सही बात कही है। इसमें 2-3 पॉइंट जो मुझे लगता है हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि एक तो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमें नहीं लगता कि जितने भी लोग हैं देश में, क्या पूरी दुनिया में, आज हर कोई ये जानता है कि मास्क लगाएं, अपने हाथों को साफ रखें, बेवजह बाहर ना निकलें, कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, अगर जाना भी पड़ रहा है तो अपने आप को प्रॉपर सैनिटाइज आकर के करें और फिर अपने घर में आएं। तो इन चीजों का ध्यान लोगों को रखना, और ये सब जानते हैं, उसके बावजूद लोग नहीं रख रहे हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया है, चीजें बहुत ज्यादा बेकाबू सी होती कई जगहों पर दिख रही हैं। मैं एक गृह मंत्री हमारे हरियाणा के अनिल विज हैं, जो उन्होंने एक बयान आज फिर दिया है, जो बात अभी आप कह रहे थे कि लोगों को बचाना हमारी पहले प्राथमिकता है, इंडस्ट्रीज भी चलती रहेंगी, आगे अगर कुछ दिन रुक जाती हैं बाद में फिर चलेंगी, लेकिन फिलहाल जो पहली प्रायोरिटी है वो लोगों को बचाना है। उन्होंने बड़ी सही बात एक बोली है, वो बयान हम पहले अपने तमाम दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गृह मंत्री अनिल विज ने आज एक बार फिर से बयान दिया और कहा कि लोगों को भी बचाना है, हम लोगों की नाराजगी झेल सकते हैं लेकिन लोगों के शव नहीं देख सकते हैं, ये बात उन्होंने कही। और भी क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं एक बार। इस ट्रेन के लिए जीनोम फ्रीक्वेंसी के लिए हम 2% जो टेस्ट हैं जो हम कर रहे हैं, लगभग 36,000 टेस्ट हम रोज़ाना करते हैं।
उसके 2% हम दिल्ली लैब में भेज रहे हैं जीनोम फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अभी तक तो हरियाणा में केवल 6 केस उन्होंने पॉजिटिव बताए हैं और मैंने डीसी एसपीज़ को कहा है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको लोगों में सख्ती से लागू करवाएं। सख्ती होने से जो नाराज़गी होगी उसको मैं झेल लूँगा, लेकिन मैं लाशों के ढेर नहीं देख सकता। इसकी कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, आइसोलेशन रूम्स की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है। उसके बावजूद मैंने सभी उपायुक्तों को कह दिया कि जिस भी ज़िले में ज़रूरत पड़े वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल को एपिडेमिक एक्ट के तहत एक्वायर कर सकते हैं, और अगर वहाँ भी जगह ना बचे तो किसी स्कूल, किसी धर्मशाला में टेम्परेरी अस्पताल बना सकते हैं। तो ये बात उन्होंने कही है और नए स्ट्रेन को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर करी है। 6 केस नए स्ट्रेन के आए हैं, तो अब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराब न हो जाएं, इसीलिए ही अब शुरुआती दौर की सख्ती दिखाई दे रही है। अगर लोग अभी भी सचेत नहीं होते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां, वो हालात फिर से बन सकते हैं। उसमें फिर रोजगार भी ठप होंगे, उसमें शिक्षा भी ठप होगी, तमाम चीजें जो है एकदम रुक जाएंगी। और इस बात को हम में से हर कोई भली भांति जानता है। ठीक 1 साल पहले हर कोई हम में से इसी लॉकडाउन से गुजर रहा था, तो वैसी परिस्थितियां फिर ना आए तो हमें सचेत होना पड़ेगा। हमें हर उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे ये बीमारी हम अपने घर, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों या अपने परिवार के लोगों तक न ले जाएं। इसे रोकना ही होगा और हर कोई स्वयं इसे रोक सकता है, इसके लिए प्रयास करें। विजेंद्र नेहरा, सरकार की जो तैयारी है, अभी हम गृह मंत्री को सुन रहे थे, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने भी पूरी जानकारी दी। उन्होंने डिटेल में हरियाणा की बात के कार्यक्रम में बताया कि किस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं। नए बेड की ज़रूरत है, वहाँ पर नई चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा सख्ती है, रात 9 बजे के बाद से हमने लोगों को कहा है कि वो अपने घर जाएँ। 10 बजे तक आपको छूट रहेगी, आप जहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर बेवजह आप घूमते मिलेंगे तो सख्त कार्रवाई भी होगी। ये ठीक है कि सख्ती की बात हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर चीजें किस तरीके से सरकार आंक रही है, समझ रही है, उसके बारे में आप अपना पक्ष रखें। देखिए अरुण जी, जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, इस कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से भारत सरकार पूरी तैयार है, उसी तरह से हरियाणा सरकार ने भी पूरी तैयारियां की हैं। इसी कड़ी में अगर मैं उनकी बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में अब तक 67 लाख से अधिक लोगों के कोरोना के टेस्ट हरियाणा सरकार करा चुकी है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आप सबने सुना जानकारी कि 30,50,000 से अधिक कोरोना की जो वैक्सीन है, कोरोना के जो टीके हैं, वो हरियाणा प्रदेश के लोगों को हम लगा चुके हैं। इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर जागरूकता के जो अभियान है वो हरियाणा सरकार चला रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे स्वयं आज आपने देखा कि हरियाणा के लोगों के सामने अपनी जो बात है वो रखी है, उनसे एक अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग कोरोना के जो नियम है उनका पालन करें। और शादी ब्याह का जो अवसर इस समय जो चला हुआ है, प्रोग्राम जो चले हुए हैं, उसमें इंडोर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 50 लोग, बाहर 2 से 1 लोगों की व्यवस्था, इस तरह के कार्यक्रम करें जिसमें कम से कम व्यवस्था रहे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान भाइयों से भी अपील की है कि जान है तो जहान है, और जो आंदोलन किसान संगठनों ने चलाया हुआ है वो किसानों की भलाई के लिए उसको समाप्त करें। क्योंकि आम जो किसान है इस समय हरियाणा प्रदेश या देश का, वो अपने खेत में लगा हुआ है, वहां पे बैठे अगर वो रहेंगे तो इससे महामारी और बीमारी फैलने का बहुत अधिक खतरा है। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक अपील और भी हरियाणा प्रदेश की जनता से की है। और इसके साथ साथ एक उन्होंने आश्वासन दिया है अरुण जी कि चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, कोई भी है, चाहे वो मजदूर है, किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से सभी तरह की व्यवस्थाएं की हैं। और जैसे अभी माननीय गृह मंत्री जी को हम सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था है, चाहे वेंटिलेटर की व्यवस्था है, चाहे बेड की व्यवस्था है, चाहे वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो हमारी वैक्सीन है उसकी पर्याप्त मात्रा में हरियाणा सरकार ने व्यवस्था की हुई है। तो हरियाणा प्रदेश की जनता को कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आने दी जाएगी। और जहां तक हरियाणा प्रदेश के मजदूरों की बात है अरुण जी, कई जगह हम देखते हैं कि मजदूर भाई हमारे पलायन करने के बारे में बातचीत करते हैं कई बार कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं लॉकडाउन नहीं लग जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने सबने बड़े स्पष्ट से कहा है कि हमारे लिए जिस तरह से जान और जहान दोनों इंपोर्टेंट है, तो हमारे लिए उद्योग धंधे, हमारा कारोबार, हमारा व्यापार और हमारी जो आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा जीवन चक्र है वो भी चलता रहे। इसलिए लॉकडाउन लगाने की किसी तरह की कोई सरकार की योजना नहीं है। तो इसलिए किसी को दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हरियाणा सरकार ने सारी व्यवस्था की। और मैं मानता हूँ विजेंद्र जी, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, ये बात एकदम सही। आप जो बात कह रहे हैं कि फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं उसमें हरियाणा सरकार की जो तैयारी है,
इसका जिक्र बार बार गृह मंत्री भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी अपने हर बयान में लगभग यही बात कहते हैं कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं और ना बेड्स की कमी है, ना अस्पतालों में किसी सुविधा की कमी है। ये बात ठीक है, लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, और यही बात बार बार कही जा रही है, उप मुख्यमंत्री ने भी कही, गृह मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी, कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, धीरे धीरे पहले 8वीं तक के स्कूल बंद हुए, आज 12वीं तक के भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और दूसरी तरफ नाइट कर्फ्यू हो गया है, चंडीगढ़ में भी वीकेंड कर्फ्यू हो गया है, और दूसरे और बाकी स्टेट में भी शादी समारोह हैं या दूसरे कार्यक्रम हैं, उनमें भी मेहमानों की संख्या को निश्चित कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा लोग ना जाएं, तो कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो जनता और मजदूर खासतौर पर इस असमंजस में है कि धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा, अगर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी तो चीज़ें तो होंगी, तो फिर ऐसे में सरकार पूरा डेफिनेट होकर इस तरीके से कैसे कह सकती है कि हम लॉकडाउन लगाएंगे ही नहीं, या फिर यूं रहे कि अगर परिस्थितियां खराब होंगी, लोग अभी भी सचेत नहीं हुए, तो लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। अरुण जी देखिए, कहीं ना कहीं सावधानियों की, और मैं बात करूं जो सुरक्षा के जो नियम हैं, कोरोना से बचाव के जो तरीके हैं, सरकार उन सभी तरीकों को अपना रही है और अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि इस महामारी को हरियाणा प्रदेश के अंदर हम फैलने से रोकें, और कहीं ना कहीं इसमें हरियाणा सरकार को कामयाबी मिली, अरुण जी मिली है। अब देखिए, बाकी जो प्रदेश हैं, चाहे वो हम महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां जिस तरह से तेजी से महामारी फैली, हरियाणा प्रदेश के अंदर उस तरह का माहौल नहीं है। जरूर गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, जो थोड़ा सा मेट्रो से लगते हुए, एयरपोर्ट से लगते हुए हमारे जो जिले हैं, वहां पे इसका प्रभाव थोड़ा अधिक है, लेकिन जो मोस्टली हमारे हरियाणा प्रदेश का एरिया जो है ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रभाव बहुत कम है, और हरियाणा सरकार इसको रोकने में कहीं ना कहीं सफल हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ ये स्थिति आज भी कंट्रोल में है। तो जिस तरह से आपने स्कूल बंद करने की बात की है, जिस तरह से आपने शादी ब्याह के अंदर संख्या घटाने की जो बात की है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं अरुण जी, ये इसलिए है कि स्थिति कंट्रोल में रहे, हमें लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आए, इसीलिए, क्योंकि मजदूरों को आश्वस्त करना हमें जरूरी है, क्योंकि हमारे फरीदाबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर, सोनीपत के अंदर, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर, ये हमारे जो जिले हैं, यहाँ बहुत अधिक संख्या में उद्योग धंधे लगे हुए हैं, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूर हमारे काम करते हैं। तो उन मजदूरों को किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं आने दी जाएगी, बल्कि हरियाणा सरकार ने HSIDC डिपार्टमेंट के माध्यम से जहाँ उद्योग धंधे हमारे लगते हैं, वहां पे उनके लिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाने की योजना बनाई है, और उनको ठीक है, मैं योजना से, क्योंकि योजना बनाना और फिर योजना को अमली जामा पहनाना, दोनों में फर्क है विजेंद्र जी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप योजना बनाएंगे तो योजना लागू नहीं होगी, वो ठीक है, लागू हो जाएगी एक समय पर। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, जो असमंजस है मजदूरों में, हमने देखा कि सिंधु बॉर्डर के पास राई इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आंदोलन की वजह से पहले ही धंधे ठप हैं, तो मजदूरों ने धीरे धीरे करके पलायन शुरू कर दिया था पहले ही। और दूसरा, अब कोरोना ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है, कुछ जगहों पर काम को रोकते हुए मजदूरों ने धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया। ये चीज़ें, तो ऐसे में एश्योरेंस रहे मजदूरों को, फैक्ट्री के मालिकों को या उद्योग धंधों के मालिकों को, कि ये एश्योरेंस रहे कि अगर लॉकडाउन लगता भी है और ऐसी परिस्थितियां अगर आती भी हैं, तो आपको इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी चिंता हम करेंगे। इन्हें घर जाना होगा तो भी हम भेजेंगे, और यहाँ पर रखना होगा तो उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था भी हम करेंगे। ये सुनिश्चित कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंदेशा और जो आशंका है वो कम हो जाएगी। अरुण जी देखिए, पहले भी मैं आपको अगर बताऊं, हमारी सरकार ने जब पहले लॉकडाउन लगा था अरुण जी, उस समय भी गरीबों की मदद के लिए हमने 1200 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज उस समय, नहीं, वो देखिए, वो आंकड़े सही हैं ब्रिजेंद्र जी, आप आंकड़े सही हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या वो पूरा पहुंचा था, वो आप भी जानते हैं बहुत बेहतर। मैं ग्राउंड की ही आपको बता रहा हूँ कि 100 से अधिक विशेष ट्रेनों के माध्यम से हमने 5000 से अधिक गरीब मजदूरों को और 5000 से अधिक बसों के माध्यम से गरीब मजदूरों को उनकी चिकित्सा निःशुल्क करके, भोजन की व्यवस्था करके, अपनी वाहन की व्यवस्था करके, हमने उनको उनके गंतव्य तक, उनके गृह राज्य तक। चलिए ठीक, तो अब आगे भी अगर ऐसी परिस्थिति आई तो फिर वैसे ही निपटेंगे। चलिए ठीक है, ओम प्रकाश डाबला है, लगेगा नहीं ऐसी स्थिति आती है तो ठीक है, ओम प्रकाश डाबला हमारे साथ हैं। राजेश जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ओम प्रकाश डाबला, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये अब बात जो है वो सरकार के स्तर पर है, और सरकार जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठा रही है, और भी सख्ती करने की जरूरत पड़े तो सख्ती करे सरकार, हम साथ हैं। इस तरीके से उन्होंने एक पॉजिटिव रिएक्शन अपना दिया है। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इन चीजों को देख रही है, और अपने स्तर पर कांग्रेस पार्टी कौन से ऐसे कदम उठा रही है ताकि इस स्प्रेड को और ज्यादा होने से रोकें, और अगर स्प्रेड होता है और लोगों को दिक्कतें होती हैं तो उस कांग्रेस पार्टी फिर किस तरीके से एक विपक्ष के नाते अपना काम करेगी, उसके बारे में क्या आप लोग कितना तैयार हैं? और जी, पहले भी कांग्रेस पार्टी के जो NHI के सदस्य थे, सेवा दल के थे, सभी ने
इस कोरोना के बचाव के लिए हर जगह लोगों की मदद की है, लोगों को मोटिवेशन भी किया है। और अब भी जैसे भी ये भयंकर बीमारी बढ़ रही है, तो हमारे लोगों को, सभी को, पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश दिए हुए हैं कि वो लोगों को समझाएं और ज्यादा से ज्यादा इस बचाव के उपाय बताए जाएं। तो हमारी सरकार इसे बराबर कर रही है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन सभी पार्टियों को एकजुट होकर के लोगों की जान को बचाने के लिए ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को कैसे बचा सकते हैं, ये मोटिवेशन होती है। एक तरफ तो जो भाजपा की सरकार है, पब्लिक को कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में फॉलो करने की बात करती है, और आज भी दूसरी तरफ आप कभी भी इसके नेता है वो गांव में जाते हैं, मीटिंगें करते हैं, अपने ऑफिसों में करते हैं, वो खुद मास्क नहीं लगाते, पब्लिक क्या लगाएगी। और दूसरी तरफ आजकल चुनाव में देख रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, वहाँ खुद नेता मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं वो कर रहे दोनों हैं। के साथ तो है। इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। ओम लोगों की प्रकाश जान ओम बचानी प्रकाश है, जी चुनाव ओम तो प्रकाश होते जी रहेंगे। ओम प्रकाश जी चुनाव के लिए वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है ओम प्रकाश जी कि सिर्फ बीजेपी के ही लोग कर रहे हैं। और मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, चुनाव तो दोनों ही लड़ रहे हैं सभी राज्यों में जहां जहां चुनाव है, तो वहां पर कोई भी पार्टी के व्यक्ति हो वो ऐसे ही कर रहे हैं। दूसरा और हरियाणा की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ बीजेपी के ही कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर, मीटिंग्स हैं, तमाम दूसरी चीजें वो हो रही हैं, और वही चीजें वहां पर भी दिखती हैं। मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा था, सरकार को निर्देश बनाने थे, गाइडलाइंस बनानी थी, बना दी, लेकिन लागू करने की जिम्मेदारी आम आदमी के ऊपर, अगर वो लागू हो तो प्रशासन की है। प्रशासन अगर लागू नहीं करवा पा रहा है, आम आदमी का सहयोग प्रशासन को नहीं मिल रहा है, तो एक विपक्ष के नाते और एक पार्टी होने के नाते और एक बड़ा संगठन होने के नाते आप लोग कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं या कैसे प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, इस पर कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, हमारी जो पार्टी के नेता है वो स्पष्ट, आप देख रहे होंगे, राहुल गांधी जी ने भी लोगों को अवगत कराया है। हमारी पार्टी की जो हरियाणा की अध्यक्ष है उन्होंने भी लोगों को मोटिवेशन किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी आज बयान आया है। तो आज लोगों को बचाने के लिए नहीं, ठीक है, वो देखिए वो फिर वैसा ही हो जाता है ओम प्रकाश जी, वो फिर वैसा ही हो जाता है कि ऊपर से कह दिया कि भाई लोग अपना मास्क का प्रयोग करें और वो तमाम चीजें हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है। राजेश कश्यप, आपसे जानना चाह रहा हूं मैं, अभी जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी तो सतबीर जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सबसे बेहतर और सबसे जरूरी है अवेयरनेस फैलाना, लोगों में अवेयरनेस आए, और वो जब अंदर से खुद से नहीं लोग सोचना शुरू करेंगे तब तक वो अवेयरनेस आना थोड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है चीजें ग्राउंड पर कैसे हो रही हैं, सरकार के स्तर पर या ऑफिस के स्तर की बात नहीं, ग्राउंड पर किस तरीके से देख रहे हैं एक पत्रकार होने के नाते? जी अरुण जी, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत अच्छे मौके पर बहुत सही विषय पर आपने आज चर्चा की है। और जो ये आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो इस मामले में मैं कुछ हटके बताना चाहता हूँ अरुण जी कि एक तो ये है कि अवेयरनेस का मामला है, जहाँ तक सभी को पता है कि मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इकट्ठा नहीं होना, ये प्रचार प्रसार बहुत कुछ हो गया है। अगर रियलिटी की बात करें ग्राउंड लेवल पर तो कुछ अलग है, उसका थोड़ा सा जितने भी प्रवक्ता बैठे या पार्टी वाले हैं वो कुछ मतलब अन्यथा ना लें, जो हकीकत हम उससे रूबरू होना चाहते हैं। एक तो ये मानसिकता है अरुण जी की ये मतलब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिस तरह स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे थे, अगर लोग गंभीरता से लें इस चीज को तो आसानी से निपट सकते हैं हम। लेकिन विडंबना का विषय है कि कम से कम हरियाणा के जो ग्राउंड लेवल पर बात करें और गांव की बात करें तो वहां पर गांव देहात में इतना सीरियसली इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात, इसको राजनीतिक तौर पर भी, पार्टीबाजी के तौर पर भी इसको तोल कर देखा जा रहा है। तीसरा ये कि जो कहते हैं कि सियासत है इसके पीछे, कोई भी किसी चीज को मतलब अपने हिसाब से अगर केंद्र सरकार को हित साधना है तो इस तरह का ये मतलब ब्लेम आता है कि ये एक मतलब आड़ ली जा रही है। दूसरा, इस वक्त पहले जिस तरह का वो आंदोलन था शाहीन बाग का, उसी तरह का इस वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा है। लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि शायद हो सकता है ये किसान आंदोलन को फेल करने के लिए दूसरी प्लानिंग हो ये। तो इस तरह की जो मानसिकता है ये कहीं न कहीं बहुत हद तक नुकसान पहुंचाने वाली है अरुण जी। अगर अवेयरनेस की बात करें तो सभी को पता है इन चीजों का, ये चीजें हमने अपनानी है। पहले जैसे कि आदेश, जैसे ऊपर से निर्देश हुए थे
इसी तरह ये चीजें करनी है, आप थाली बजानी है, ताली बजानी है, या इस तरह के घरों में रहना है। बहुत बहुत मतलब शुरुआती में दौर में लिया था गंभीरता से। हाँ। बाद में जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला गया अरुण जी, उसके बाद फिर पता नहीं सोशल मीडिया के जरिए लगाओ या सामाजिक तत्वों के जरिए लगाओ या संकीर्ण सियासत के लोगों के जरिए लगाओ। अब इस वक्त ये दुविधा में फंस गया मसला, और अब लोग उत्तरी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर हम हकीकत की बात करें तो खासकर ग्रामीण देहात में तो मास्क लगाते हुए शर्म महसूस करते हैं, और ये यहाँ तक कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक मतलब एक मौसमी सीजन होता था। हाँ। जो खांसी जुकाम बुखार इस तरह की चीजें होती थी। हाँ। और कई डॉक्टर के रेफरेंस के माध्यम से भी बहुत सारी वीडियो आते हैं जो ये बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, और हाँ। ये सिर्फ कई तरह के शब्द जो मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, हाँ। आप सब जानते हैं। तो उन चीजों को अगर देखे जाएं तो कहीं न कहीं बात बन सकती है इस चीज को निपटने में। जो ये महामारी आई है, इस हाँ। कोरोना से निपटने में ये चीजें बात बन सकती है। मैं कुछ हटकर यही बिल्कुल। बात आपको बताना चाह रहा था। आपने बड़ा महत्वपूर्ण ये पॉइंट छुआ है राजेश जी। मैं क्योंकि इस बारे में हर कोई देख रहा है, सोशल मीडिया पर चीजें शेयर की जा रही हैं, और आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं या थोड़ा रिमोट एरिया में जाकर के देखते हैं तो वहां पर लोगों का कहना ही यही है कि ये तो मौसमी बीमारी है और ये तो हर साल होती थी, तो अब इसमें खास क्या है। इसी पॉइंट पर हम बात करेंगे कि ये मेंटेलिटी कैसे तोड़ी जाए लोगों की, और लोगों को कैसे समझाया जाए कि कोरोना है और ये कितना नुकसान आपको पहुंचा सकता है, इस बात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इसी पर बात करेंगे, और ये अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है, इसी पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात इसी विषय पर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बार फिर से हम अपील कर रहे हैं, आप मास्क लगाएं। लगाना अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत देर तक तो खास तौर पर हटाकर एक बार लगता है कि सुकून मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके आप सोचें, जब भी आपका मास्क हटाने का मन करे, आप सोचें कि आप अपने घर, अपने बूढ़े माता पिता या अपने छोटे छोटे बच्चों तक कोई बीमारी तो नहीं ले जाएंगे। इस बारे में आप सोचें, और उसके बाद आपको मास्क हटाना सही लगे तो हटाएं, नहीं तो आप लगा करके रखें। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो, या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। No Wi-Fi, no padhai. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. कोरोना से बेहाल, फिर से कर्फ्यू काल। क्या फिर से कर्फ्यू लग सकता है? ये आपके हाथ में है। आप सोच रहे होंगे कैसे। फर्ज करें कि आप मास्क नहीं लगाते हैं और देख रहे हैं कि आपके आसपास भी लोग मास्क नहीं लगाते हैं। धीरे धीरे वो बीमारी जो है और फैलती चली जा रही है। आज देश में 2 लाख से ऊपर आंकड़ा आ रहा है, कल को हो सकता है 3 लाख से ऊपर भी हो जाए या और ज्यादा भी बढ़ जाए। जिस गति से कोरोना
आगे बढ़ रहा है। सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको बना करके रखा जा रहा है, ताकि लोग अगर बीमार होते हैं ज्यादा संख्या में तो उनको किसी भी कंडीशन में स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना होना पड़े। यह सरकार का काम है, सरकार ने कर दिया। लेकिन अब हमारा काम क्या है? क्या हम वो काम कर रहे हैं? हम क्या अपने आप को या अपने से दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कर रहे हैं कोई भी ऐसी कोशिश, तो आज से और अभी से उस कोशिश को करना शुरू करें। सबसे पहली बात ये कि आप मास्क लगा करके रखें जब भी आप पब्लिक गैदरिंग में जाएं। आप अपने घर पर हैं, आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, उस वक्त भी आपको क्या खास ध्यान रखना है? एक तो पहली बात, आपके हाथ साफ हो। दूसरा, बेवजह अपने नाक, आंख, कान या अपने मुंह पर अपने हाथ को न लेकर के जाएं। कोशिश करें कि आप इसकी तरफ ध्यान दें। आप घर में जितनी भी देर रहें, आप कोशिश करें कि आज मुझे 1 घंटे तक अपने नाक या अपने आंख तक, अपने मुंह तक हाथ नहीं जाने देना है। हमारी को आदत में शुमार है कि हमारे हाथ बार बार आंखों तक, नाक तक या मुंह तक जाते हैं, लेकिन हमें इसी बात को रोकना है और इसी पर अपने आप को, खुद को नियंत्रण में ला करके ये कोशिश करनी है कि ये चीजें अगर हम छोटी छोटी चीजें अपनी आदतों में शुमार कर लेंगे, हो सकता है कि हम उस लॉकडाउन जैसी परिस्थिति से देश को बचा लें। सरकार को नहीं बचाना है लॉकडाउन से, हमें बचाना है। अगर आपको लॉकडाउन नहीं चाहिए, अभी से ये कोशिशें शुरू कर दें। और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, कि मास्क नहीं, क्या ये कोई बीमारी नहीं, ये तो मौसमी बीमारी है, ये तर्क दिया जाता है। अभी राजेश जी भी बता रहे थे, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस आते हैं, बताते हैं कि ये कुछ बीमारी नहीं है, ये तो आपको और खराब, आपको डराने के लिए केवल है, ये तो सब कुछ ठप किया जा रहा है। ठीक है, इस बात पर हम नहीं जाते कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन आज बीमारी है, टेस्ट हो रहे हैं तो रिजल्ट आ रहे हैं और बीमारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मौतें लगातार हो रही हैं। क्या इस बात से हम अनजान हैं? क्या जो हो रहा है वो क्या किसी को दिखाई नहीं देता है? तो इस चीज को देखें, समझें, किसी की भी बात पर विश्वास आप करें, वो आपका अपना हक है। आप क्या चीज सोचते हैं क्या नहीं, वो आपका अपना विचार है, लेकिन कम से कम ये सोच करके कि आपको अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बीमार नहीं होने देना, इसीलिए मास्क जरूर लगाएं। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो लॉकडाउन एकदम कगार पर, आपकी चौखट पर खड़ा है, दस्तक दे रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। सतबीर जी, ये जो चीज़ अभी राजेश जी जिसका जिक्र कर रहे थे, लोगों का ये मानना कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो मौसमी बीमारी है, ये तो हमेशा से होता है, इसीलिए हमने देखा है कि गांव में लोग नहीं लगा रहे हैं मास्क। वहां आप सख्ती भी बरतते हैं तो लोग जो एकजुट हो जाते हैं, या फिर आप कितना सख्ती बरतेंगे, एक एक व्यक्ति पर आप कैसे नजर रख लेंगे। इसीलिए अवेयरनेस की बात जो आपने कही थी, इस विषय पर या इस सोच को तोड़ने के लिए किस तरीके की चीजें सरकार अपना सकती है, या सरकार में या समाज में जो संगठन है वो अपना सकते हैं, या लोग एक दूसरे को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं इन नियमों का पालन करने के लिए? आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल, सबसे पहले तो राजेश कश्यप जी की बात को मैं सपोर्ट करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने शुरू में ही 2 मिनट में सारा बताया क्या क्या करना है। यही चीजें अगर सभी नेता, सभी अफसर रिपीट करते रहें जो आप स्टूडियो में कर रहे हो, तो बहुत अच्छा हो। पहली दिक्कत तो क्या है सरकार के साथ, अफसरों के साथ, वो ये मानने को तैयार नहीं कि लोग मास्क नहीं पहनते। आप किसी मार्केट में चले जाओ, किसी मंडी में चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, 80% 70% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। सरकार को ये मानना होगा कि मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस लोग नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप पहले मान जाओगे ना कि ये गड़बड़ हो रही है, तभी आप उसका इलाज सोचोगे। सेकेंडली, अभी मंत्री जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आप किसी शहर में चले जाओ, सब जगह ऑक्सीजन ब्लैक में मिल रही है, कहीं भी चले जाओ ऑक्सीजन आसानी से नहीं मिल रही, इसमें कोई शक नहीं। कमी हम तब कहते हैं कि जब वो चीज उसी दाम में मिल जाए, 1.5 गुना दाम में मिल जाए। अगर 3 गुना 4 गुना दाम में ऑक्सीजन कहीं मिल रही है तो स्पष्ट है कि उसकी कमी है। इसी प्रकार कई जगह पे हॉस्पिटल की कमी है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस पे हमें देखना होगा, पहले हमें मानना होगा कि लोग मास्क नहीं लगा रहे, लोग डिस्टेंस नहीं कर रहे, और खुद अफसर नहीं लगा रहे, खुद नेता नहीं लगा रहे। अब मंत्री जी कह रहे थे, अभी 3-4 दिन पहले मंत्री जी का अम्बाड़ा में सुभाष पार्क पे जो फंक्शन था उनका अपना, उस अपने फंक्शन में लोग बाहर खड़े थे, जो वीडियो हमने देखी है, बाकी हमें पता नहीं। अब वो कितना जरूरी था, इस समय में जरूरी था नहीं जरूरी था, ये सोचने की बात है। इसी प्रकार मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले 15 दिन में देखा जाए अफसरों ने कितनी मीटिंग बुलाई है, कितनी बंद कमरे में मिलाई है। अगर एक कमरे में आते ही 20 आदमी हैं और आपने मीटिंग में 30 आदमी बुला रखे हैं, तो इसमें कहीं कोई बड़ी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लियर है, अगर डिप्टी कमिश्नर का या कमिश्नर का कमरा है, उसमें 30 या आदमी 40 आदमी बुला रखे हैं, तो स्पष्ट है सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होएगी। कई बार तो कुर्सियां भी नहीं भरी होती, लोग खड़े तक होते हैं। और ऐसी मीटिंगें इस महीने में भी बुलाई जा रही हैं, हर स्तर पर, मंत्री के लेवल पे या
चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे, जी। डीसी के लेवल पे, सीएमओ जी। के लेवल पे या एसडीएम के लेवल पे, तो पिछले 10 दिन की 15 दिन की आप जांच करो, उन पे कार्रवाई करो। रादर देन एक गरीब आदमी बेचारा 10 बजे बाहर निकल गया या कोई ऑटो वाला, रिक्शे वाला, उसका चालान कर दिया, उस पे कार्रवाई कर दी। कार्रवाई ऊपर से करोगे तो एग्जाम्पलरी उसका उदाहरण जाएगा। ऊपर से अफसरों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई करो। जैसे इलेक्शन कमीशन ने छोटी मोटी कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई नहीं करी। मैं ये कहता हूँ इलेक्शन कमीशन को भी ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए। तो कार्रवाई ऊपर से शुरू हो, मंत्रियों के ऊपर, अफसरों के ऊपर, जिन्होंने जो गड़बड़ कर रहे हैं, फालतू मीटिंग बुला अच्छा, रहे एक चीज हैं आप बताएं कि या कभी आपने ऐसा देखा, अपने कार्यकाल के दौरान की बात हो या ऑब्जर्वेशन आपकी रही हो किसी भी राज्य की सरकार में, कभी इस तरीके की कोई परिस्थिति आई हो जब लोगों को जागरूक किया जा रहा है लेकिन अधिकारियों और मंत्रियों के ऊपर से, जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि कार्रवाई ऊपर से होनी चाहिए, कभी कोई एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे सामने है क्या देश में कि इस तरीके से जब कार्रवाई हुई थी तो उसके नतीजे कुछ और थे? कोई एग्जाम्पल अगर आप दे सकें? बिल्कुल हो जाता है कभी कभी। डेंगू के समय में निर्माण भवन के सैंपल लिए गए। निर्माण भवन में हेल्थ मिनिस्टर बैठता है। हाँ। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डेंगू के समय में डीसी सोनीपत के कमरे का सैंपल लिया गया और फेल आया, मीडिया में पहले प्रोजेक्ट कर दिया गया। हाँ। और भी एक दो एसडीएम के सैंपल लिए गए। एसडीएम पंचकुला का सैंपल लिया गया, मुझे अच्छी तरह याद है। एसडीएम पंचकुला का सैंपल लिया गया, उसके कूलर में एसी के अंदर वायरस, वो लार्वा मिले। हाँ। वो मीडिया में आई बात। तो इसमें कोई अफसर को शर्माना नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कमी मेरे दफ्तर में क्यों मिल गई। हम सब जानते हैं कि दफ्तर कैसे चलते हैं और कैसे काम चलता है। अब निर्माण भवन में अगर लार्वा मिलता है, निर्माण भवन की सफाई के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ के बाथरूम कितने गंदे हैं वो हम जानते हैं, जबकि हमें पता है निर्माण भवन सेंटर में दिल्ली में बैठा है। वही अफसर जब बाहर आके टूर करते हैं जिले पे और नीचे, वो आके कहते हैं ये बाथरूम गंदा है, ये गंदा है। आप निर्माण भवन के बाथरूम जाकर देखो, जो आम आदमी के लिए बाथरूम कैसे बने हुए हैं। तो मेरा मतलब ये है कि पहले हमें ये मानना होगा कि हमारे अफसरों के स्तर पे, नेताओं के स्तर पे कमी है। सभी पार्टियों में है, ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ बीजेपी में है या जो पार्टी रूलिंग है उसमें है, दूसरी पार्टियों का भी वही हाल है। लेकिन हमेशा मुखिया पे पॉइंट आउट करते हैं। घर में भी अगर माँ बाप कोई काम फॉलो नहीं करते, हाँ। तो बच्चे उन्हीं का उदाहरण करते हैं। तो उदाहरण तो हमेशा मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का लिया जाएगा। ये तो बात दोषी आपने वो सही ज्यादा है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और मुझे नहीं मान रहे। हाँ, और मुझे ध्यान में आता है कि महात्मा गांधी का वो किस्सा जिसमें वो, और उनसे भी कई बार पूछा गया, इसके अलावा बहुत से और लोगों से भी पूछा गया कि किसी को अगर सुधारना है तो क्या कदम उठाए जाएंगे। तो उनकी तरफ से बार बार यही कहा जाता था कि सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्या वो कमी मुझ में तो नहीं है। अगर मुझ में वो कमी है तो मैं दूसरे को सुधार नहीं पाऊंगा, तो पहले मुझे अपनी कमी को दूर करना पड़ेगा, उसके बाद मैं किसी को दूसरे को सुधार सकता हूं। तो ये जो आपने बात कही बिल्कुल सही है। अगर ऊपर से इस स्तर पर कार्रवाई होनी शुरू हो जाए, सख्ती होनी शुरू हो जाए, तो नीचे तक आते आते डर अपने आप आ जाएगा और हो सकता है कि चीजें लोगों को अवेयर करने की जरूरत ना पड़े और लोग खुद ब खुद अवेयर होना शुरू हो जाएं। और इस चीज को हमने देखा भी कि जब जब सख्ती हुई, चालान जैसे जैसे कटने लगे थे, उस वक्त लोगों में डर जरूर था कि बाहर जाएंगे तो मास्क अपना लेकर जाओ, लगा कर रखो, कहीं किसी ने फोटो उतार लिया और चालान कट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो चीजों को इस तरीके से भी सुधारा जा सकता है। इसमें बहुत सारी चीजें और हैं। मैं एक बयान और सुनवाना चाहता हूँ। आज कंवरपाल गुर्जर हैं, वो उन्होंने एक बात का और जिक्र कर दिया। पहले 30 तारीख तक 8वीं तक के स्कूल बंद थे, अब 12वीं तक के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। यानी हरियाणा में अब स्कूल जो है अगले आदेश तक के लिए बंद करने के उसके निर्देश हो चुके हैं। इसके अलावा उन स्कूलों को भी उन्होंने सख्त चेतावनी दे दी है जो निजी स्कूल ये बात कह रहे थे कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम अपने स्कूल खोलेंगे और इससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो दूसरी तरफ जो निजी स्कूल संचालक हैं वो रोड मार्च निकाल रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं दोनों स्तर पर। और इसी बीच आज उन्होंने 12वीं तक के भी स्कूल बंद कर दिए। वो बयान आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर भी चर्चा करेंगे कि शिक्षा में किस तरीके से चीजें और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो रही हैं। कि आज ही हमने एक फैसला लिया है और जल्दी इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा कि जो नए 9th से लेके जो 12th तक की क्लासें हैं वो भी अब लगातार बंद रहेंगी। जब तक हमारी जैसे पहली से 8वीं तक हमने बंद किया तो आगे हमारी 12वीं तक भी सभी क्लासें बंद रहेंगी। 30 अप्रैल तक का जो निर्णय है उसी प्रकार से ये भी बंद रहेंगी। अगला निर्णय जो है उसके बाद नहीं, आदेश तो सभी को मानने होंगे और इस प्रकार की कोई बात नहीं। अगर कुछ लोग इस प्रकार की बात कहते हैं तो मैं समझता हूँ गलत है, और अगर वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो निश्चित तौर से नियम अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के स्वास्थ्य को देख के ही इस प्रकार का निर्णय लिया। और जिस प्रकार से कोरोना जिस गति से बढ़ रहा, मैं समझता हूँ उससे समाज में भी चिंता है और अभिभावकों में भी चिंता है।
तो चिंता सब में है, लेकिन इस चिंता को अब कैसे दूर किया जाए, एक बार फिर से वही बात आती है, ये केवल और केवल हम लोगों के हाथ में है। हम ही इस चीज को सुधार सकते हैं, हम ही कोरोना से लड़ाई में देश को आगे और राज्य को आगे लेकर के जा सकते हैं। ये अब हमारे हाथ में है। सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही, सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस पर हमें जोर देना है। विजेंद्र नेहरा, एक चीज का जिक्र जो अभी हो रहा है, और अभी ओम प्रकाश जी ने भी इससे पहले डावला जी ने भी किया था उस बात का जिक्र कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यक्रम भी हो रहे हैं। आज ही ओपी धनखड़ का एक कार्यक्रम था, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या इस तरीके के कार्यक्रम अब रोक नहीं देने चाहिए पार्टी के स्तर पर कि कोई भी पब्लिक गैदरिंग का कोई प्रोग्राम होगा वो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से संपर्क किया जाएगा, या अपना एक वीडियो संदेश जारी करके अपनी बात को पहुंचाया जाएगा। कोई बैठक होनी है तो ऑनलाइन की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले लॉकडाउन में हमने करी थी, वो पूरी प्रैक्टिस भी है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मुश्किल अब आएगी। देखिए अरुण जी, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने, अनिल विज जी ने जो आदेश दिए हैं वो सबके लिए लागू है। आपको मेरी वॉइस आ रही है अरुण जी? हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ सर। अरुण जी देखिए, जिस तरह से गृह मंत्री जी ने जो भी पीछे आपने देखा हो 2-3 दिन पहले ही जो उन्होंने आदेश दिए हैं, उसमें वो सभी के लिए लागू है, चाहे वो रैली है, चाहे वो कोई भी। जैसे मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष जी जो पहले से कार्यक्रम तय है, जो पहले से कार्यक्रम तय थे, जैसे अम्बेडकर जयंती के जो कार्यक्रम तय थे, उसके अंदर भी हमने कोशिश पूरी की है कि मास्क की व्यवस्था हो सबके लिए, थोड़ा सा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूँ कि जो अधिक क्राउड होने के कारण उस तरह की दिक्कतें आती है। लेकिन इसमें अरुण जी, जो जागरूकता के जो विषय की बात हमने की है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 50 लाख से जो अधिक कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, वो जागरूकता अभियान में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और जो कोरोना वैक्सीन का टीका है उसको गांव-गांव जाके, घर-घर जाकर के, शहरों में, हर जगह हम जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीकाकरण कराने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी स्वयं जो हमारा ये अभियान चला हुआ है इसके वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब एक बार लॉकडाउन लगा था पुराने समय में, उस समय भी जो लोगों को सहायता पहुंचाने का जो काम था, वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने वहां पे सहायता पहुंचाने का भी काम किया था। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आने वाले समय के अंदर इस महामारी पे अगर हमें कंट्रोल करना है, तो चाहे वो रैली है, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम है, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, जहाँ पे भी क्राउड इकट्ठा होता है उस पर हमें कंट्रोल करना होगा। और मुझे लगता है माननीय अनिल विज जी ने जिस तरह के आदेश दिए हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे, और उसको लागू करने के बाद में चाहे वो किसी भी तरह की गैदरिंग है उस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके साथ साथ सरकार ने जो व्यवस्थाएं करनी है वो सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की है, चाहे वो गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, पंचकुला व करनाल में जो प्लाज्मा बैंक सरकार ने खोले हैं उसके माध्यम से एक बहुत बड़ी राहत हम सभी को मिल रही है। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने सभी निजी अस्पतालों के लिए इलाज के खर्च की। नहीं सर, मैं एक चीज जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, वो ठीक है ये, क्योंकि ना देखिए अभी मुख्यमंत्री भी सारी चीजें बता गए हैं, उसके अलावा गृह मंत्री बता रहे हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं, उसमें कोई दो राय नहीं कि व्यवस्था है, और प्रदेश के तमाम नागरिक विश्वास करके अपनी सरकार में चल रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए हमें लगता है कि प्रदेश के नागरिक भी हो सकता है बहुत सारी जगहों पर मास्क भी नहीं लगा रहे कि ठीक है सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, बीमार होंगे तो सरकार अपने आप संभाल लेगी, वो बात अलग है। मैं व्यवस्थाओं पर बात नहीं कर रहा हूं, ना व्यवस्थाओं पर कोई सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं सिर्फ एक चीज पर सवाल पूछ रहा हूं। अभी जो सतबीर जी बात कह रहे थे कि ऊपर से अगर चीजें होनी शुरू हो जाएंगी तो नीचे तक आते आते अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम देख रहे थे कि जो जिसका जिक्र आपने किया कि अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम पहले से तय थे, ठीक है पहले से तय थे, टाले जा सकते थे। मुख्यमंत्री का भी एक प्रोग्राम था, टाला गया। उसके अलावा जितने और प्रोग्राम थे वो भी टाले जा सकते थे, क्योंकि ये पहले ही नेता को पता हो जाता है कि भीड़ वहां पर है, लोग जुट रहे हैं, ना मास्क लगाए जा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, कुछ भी नहीं, सारी चीजें टूट रही हैं। उस पर मैं फिर से बहस पर भी नहीं आना चाहता हूं। ये चीजें रोकी जा सकती थी, और आज भी इसी तरीके से पब्लिक गैदरिंग हुई है, और आगे के लिए भी जो पहले से हो सकता तय हो उनको भी मैं ये सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इनको टाला नहीं जाना चाहिए और एक मैसेज नहीं दिया जाना चाहिए कि देखिए बीजेपी ने अपने कार्यक्रम रखे थे और सभी कार्यक्रम टाल दिए हैं, बहुत जरूरी कार्यक्रम होगा, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर देंगे, किसी को भी अपने घर से निकलने की जरूरत नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आसपास ये देखें कि लोग इन नियमों का पालन कर रहे हैं, और लोगों को कोई सुविधा न मिल रही हो ऐसी चीजों को भी सुनिश्चित करें। अरुण जी आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल से पहले यानी अम्बेडकर जयंती से एक दिन पहले 13 तारीख की शाम को हमारे कृषि मंत्री जेपी दयाल जी ने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती के जो बड़े बड़े कार्यक्रम हैं उन सबको हमने रद्द कर दिया है, और जो छोटे कार्यक्रम थे
जहाँ पे सीमित संख्या थी उन्हीं कार्यक्रमों को करने की परमिशन दी गई थी। सर जहाँ मंत्री पहुंचे, जहाँ डिप्टी सीएम पहुंचे, वो कार्यक्रम छोटा होगा क्या सर? मैं आपको बताता हूँ, देखिए अरुण जी, मेरा खुद का पृथला विधानसभा क्षेत्र आता है फरीदाबाद जिले के अंदर। हाँ। हमने जो कार्यक्रम किया, हमने बडराव गांव के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी का एक पार्क है, हमने वहां पे जो कार्यक्रम किया, हमने पूरे कोरोना के नियमों को ध्यान में रख के किया। हमने जो चेयर जो लगवाई उसमें भी 2-2, 3-3 फुट का डिस्टेंस हमने रखा, मास्क सब लोगों ने पहने हुए थे, सैनिटाइजर की व्यवस्था हमने की थी और मुश्किल से 100 लोगों की संख्या हमने वहां पे बुलाई थी। तो इस तरह के कार्यक्रम ज्यादातर हुए हैं, कुछ जगह मैं ये नहीं कहता कि सभी जगह ये हुआ है, कुछ जगह गैदरिंग ज्यादा आई है, जो 19 से अधिक लोग वहां पे आए हैं, तो लेकिन उसमें भी आप देखिए ज्यादातर लोगों ने मास्क पहना हुआ है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर उसमें पालन नहीं हो पाया, लेकिन आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और अनिल विज जी, तीनों ही इस कोरोना की महामारी को रोकने के प्रति पूरी तरह से गंभीर है और सब जो व्यवस्थाएं करनी है हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने जी सब तरह की व्यवस्था करी जाएंगी और वो सब पे लागू। लेकिन मैं एक चीज, आप वो बात ठीक है कि नियम सब पर लागू हो रहे हैं, लेकिन एक चीज को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आप अपने स्तर पर भी देखें और ये भी कोशिश करें पार्टी के भीतर बात करके, क्योंकि आज मैं जो कार्यक्रम कर रहा हूँ सर, मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव है कि लोगों में ये मैसेज जाए कि ऊपर से जितने भी लोग हैं, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इतना ज़्यादा गलत मैसेज लोगों में है कि खुद तो बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में चुनाव हो रहे हैं तो राजनेता जो है बड़े खुले में पूरी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और हमें यहाँ पर मास्क पहनने पर ना पहनने पर 2000 का चालान देना पड़ेगा, हम नहीं लगाते, जाओ। इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए जब लोगों ने पुलिस के लोगों से बहस की कि वहां चुनाव हो रहे हैं, वहां इतनी भीड़ हो रही है, कुंभ हो रहा है, वहां इतनी भीड़ हो रही है, आईपीएल हो रहा है, वहां भीड़ हो रही है, आप यहाँ हमारा चालान काट रहे हो, जहां हम जरूरी काम से जा रहे थे, मास्क थोड़ा सा नाक से नीचे था, हमारे चालान काट। ऐसी चीजें आ रही हैं और लोगों के दिमाग में ये मैसेज जा रहा है कि वहां जब कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ हमें क्या हो रहा है और हम पर क्यों सकती, गरीब आदमी पर क्यों सकती। ये मैसेज देने की मैं बात कर रहा हूं सर, और ये मैसेज एक बड़ा दल होने के वजह से और उस नाते आप लोग अगर देंगे, खुलकर सामने आकर देंगे कि कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी और निश्चित तौर पर तब तक नहीं होगी जब तक कोरोना रुक नहीं जाएगा। अरुण जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी समानता में विश्वास करती है। हमारे अंदर इस तरह के दोहरे मापदंड कभी नहीं होते, जनता के लिए अलग नियम है, अपने लिए अलग नियम है। पहले हम खुद उन नियमों को फॉलो करते हैं, उसके बाद जनता से हम बोलते हैं। जहाँ तक चुनावी राज्यों की अरुण जी आपने बात की, चुनावी राज्यों की सारी व्यवस्था है, चाहे वो कानून व्यवस्था है, चाहे वो अन्य नियम का फॉलो करना है, निर्देश कोई देना है, तो वो चुनाव आयोग का काम है, उसको चुनाव आयोग देखता है। और जहां तक अपने राज्यों की बात है जहां पे चुनाव नहीं हो रहे, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां का तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस तरह का प्रयास करेगी कि कोरोना के जो नियम है उनका पालन हो। मुझे लगता है राजनीति नहीं होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी मैं देखिए मैं उस बहस पर जाऊंगा नहीं, मैं उस बहस पर जाऊंगा नहीं तो तस्वीरें भी और आंकड़े भी मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं नहीं चाहता कि वहां पर ये बात जाए और बात और पूरी चर्चा नकारात्मक मूड ले जाए। नहीं हो रहा है सर, असम में सरकार है, वहां नहीं हो रहा है, भीड़ वैसे ही जुट रही है। पश्चिम बंगाल में तो जिस तरीके के हालात हैं, आज चुनाव आयोग ने कुछ देर पहले दोपहर को बैठक करी और कहा कि नियमों का पालन करें। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको कोरोना हो गया, मौत तो उनकी हो गई है। सीपीएम ने और लेफ्ट की पार्टीज ने ये ऐलान किया कि हमारे सभी बड़े कार्यक्रम जो पहले से तय थे उन सबको हम रद्द कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे कोई भी बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि कोरोना जिस कदर फैल रहा है उसमें हमारे ही लोगों का नुकसान है। किसी और पार्टी की तरफ से ऐसा मैसेज नहीं आया। जब मीटिंग हो रही थी तो बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के रैलियां कर रहे थे और उन्हीं रैलियों में ठीक वैसे ही भीड़ बगैर मास्क के। आप सोच सकते हैं, ना किसी भी एक नेता की तरफ से एक भी बयान ऐसा आता है। देखिए प्रधानमंत्री की बात को लोग इतना मानते हैं, एक बार उन्होंने कहा था कि आप ताली बजाकर थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें। लोग निकल आए थे, पूरे देश में निकल आए थे लोग और दुनिया भर से तस्वीरें आ रही थी सामने। लेकिन अगर आज वो एक रैली में जाकर के कहें कि मेरी रैली में, मेरे कार्यक्रम में जो भी आएगा मास्क के बगैर नहीं आएगा कोई भी, तो क्या लोग नहीं मानेंगे सर? क्यों नहीं ऐसा कहा जाता है? गृह मंत्री अगर कहें कि मास्क के बगैर कोई नहीं आएगा, ना कोई भाषण होगा, ना मंच पर ना नीचे कोई नहीं दिखेगा, तो क्या नहीं होगा सर? ये मैसेज होना चाहिए सर, इसी की दरकार है। और मैं ये कहता हूं, दावे के साथ मैं ये बात कह सकता हूं आज इस चर्चा में आप तमाम लोगों के मौजूदगी के बीच, अगर ऐसे मैसेज दिए जाने लगे ना सर, एक हफ्ते के अंदर कोरोना की रफ्तार थम सकती है। लोग आगे आना शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे लोग इन चीजों के लिए। मैं सिर्फ इस बात की बात कर रहा था। राजेश कश्यप, ये चीज जिसका अभी जिक्र हो रहा है, आपको लगता है कि चीजें काम कर सकती हैं ग्राउंड पर? अगर ऊपर से जिसका जिक्र सतवीर जी ने किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऊपर से अगर चीजें होनी शुरू हो जाएंगी तो बदलाव अपने आप आ जाएगा। जी अरुण जी, मैं बहुत प्रभावित हुआ आपसे कि आज एक ऐसा पहला प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ चैनल पे
जो बिल्कुल ही सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं, और एंकर की तरफ से खासकर जो आप इतना प्रयास कर रहे हैं, जो असली बात कहने की है, समझाने की है, वो बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, और इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं लगती मुझे कुछ जोड़ने की जरूरत है। और बिल्कुल ये सही बात है, अगर ऊपर से ही कोई कार्रवाई हो, जो देखो नेताओं और पार्टियों में कथनी और करने का साफ साफ अंतर है। कोई कुछ भी दावा करे, एक दूसरे पर ब्लेम तो सभी लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन सुधार करने की तरफ से कोई अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहा है, ना ही पहल कर रहा है। अब चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से थोड़ी दूसरी दिशा में चली गई बात, उन्होंने कह दिया कि नहीं, इलेक्शन पर नहीं रोक लगाई जाएगी। लेकिन ये देखा जाए कि अगर आपने जिस तरह कहा कि अगर आह्वान किया जाए प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जो भी ऊपर सीनियर लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं, वो अगर अपने कार्यक्रमों में स्पेशल तौर पर अगर आह्वान करें, तो वो जो फॉलोवर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो अगर वो ही अपनाना शुरू कर दें तो एक मिसाल बनती है अरुण जी। लेकिन ये कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब हम नीचे की कड़ी की बात करें तो फिर वही तर्क वितर्क की बात आती है, इनको क्यों नहीं हो रहा, ये चीजें हो रही हैं, इलेक्शन हो रहा है, गंगा में डुबकी लगाई जा रही है, लाखों लोग सब कुछ हो रहे हैं। यानी कि मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि ये जो माहौल तैयार हो रहा है, इनके पीछे कहीं न कहीं इसी तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो परिदृश्य सामने आ रहे हैं, वो ये चीजें बिगाड़ रहे हैं। अगर ये लोग खुद पर चीजें अपने ऊपर अमल करके और फिर उसके बाद मिसाल बने और उसके बाद वो आह्वान करें तो अच्छा, मैं राजेश जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। आप क्योंकि ग्राउंड पर बहुत काम करते हैं, लोगों के बीच में जाकर आप नब्ज को समझते हैं। जो जिस बात का जिक्र आप पहले कर रहे थे कि गांव के लोग हैं या और ज्यादातर लोगों में एक ऐसा मैसेज है कि ये तो मौसमी बीमारी, इस टाइप की जो चीजें सोच रहे हैं लोग, उस मैसेज को, जो उनके माइंड में जो बात घर कर गई है, उसको अगर ब्रेक करना हो तो किस तरीके की चीजें सामने आए और उनके सामने लाई जाए, या उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि वो इस बात को समझें कि ये जो बीमारी है वो बहुत खतरनाक है और जिस तरीके से ये फैल रही है वो बहुत चिंताजनक है। तो लोग अगर आज भी सुधर गए, आज भी अगर लोगों ने अपने आपको पर काबू पाना शुरू करा या मोटिवेट होने लगे, तो चीजें बहुत जल्दी काबू में आ जाएंगी। तो आपको लगता है कि उन लोगों को या उस सोच को कैसे ब्रेक किया जाए? आप क्या मानते हैं? जी अरुण जी, मेरा निजी तौर पर तो यही विचार है कि जो मानसिकता है, पहले तो लोगों को ये समझाना पड़ेगा हर स्तर पर कि ये जो उनकी मानसिकता है, उस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और वो मानसिकता तब बदले क्योंकि जब तक कोई चीज अपने ऊपर घटना नहीं घटती या जो आसपास कोई चीजें रियल में नजर नहीं आती, तो उनको थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होता है। अगर मीडिया की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हो, तो उनकी तरफ से खबर आ जाती है, इतने लोग संक्रमित हो गए, इतने लोग ठीक हो गए, इतने मतलब आंकड़े आते हैं। लेकिन आंकड़ों के साथ साथ अगर वो स्टोरीज पेश की जाए कि जहां पर ये लापरवाहियां हुई और लापरवाहियों के कुछ दिन पहले ये हालात है और अब इस वक्त ये परिवार का ये हालात है, अगर इस तरह के कोई अच्छे मतलब जो दर्दनाक हादसे हो रहे हैं और जो सिर्फ में दबते रह जाते हैं, अगर उन चीजों को करें तो उनके दिमाग को झंझोड़ने में वो मदद मिलेगी अरुण जी। अगर हम जो रियल जो पिक्चर है, जैसे कल भी मीडिया में दिखाए जा रहे थे, शमशान घरों के दिखाए जा रहे थे, वहां पर किस तरह का नजारा था, तो वो उससे एक वो बेशक एक किस्म से हम कह सकते हैं थोड़ा खौफ हो सकता है, लेकिन खौफ के साथ साथ दूसरा एक पहलू ये भी है कि उनको ये नजर आता है हाँ वास्तव में ये चीजें हो रही हैं। अब कोई जो इसका शिकार होता है तो उनके अगर बयान हम वास्तव में उनको दिखाएं कि हाँ भाई उनसे भी पूछें कि कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ नहीं हुई। ये तो हो जाता है कि अव्यवस्था के चलते मौत हो रही है, अव्यवस्था के चलते दुखी हो रहे हैं। साथ साथ में ये पहलू भी जोड़ना चाहिए अरुण जी की उन्हीं से भी अगर पूछा जाए कि आपने ये बीमारी कहाँ से लिया, आपको कहाँ शंका है, किस जगह पर आपको ये बीमारी लगी होगी, कैसे लगी होगी, अगर वो पहलू भी जोड़ दिया जाए तो जो दूसरे लोग उस स्टोरी को देख रहे हैं तो वो भी ये एहसास होगा कि इन परिस्थितियों का सामना हम भी करते हैं, इन चीजों का आमना सामना हर रोज हम भी करते हैं। अगर इस तरह के पहलू होंगे तो वो परिस्थितियां सामने घटेंगी तो लोग डरेंगे और आप स्वतः अपने आप मास्क लगाएंगे, ढकेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे। अब सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, अब हकीकत में उस चीज से रूबरू होने की जरूरत है। अगर रूबरू नहीं हुए, अगर सरकार की तरफ से भी मैं अगर एक बात और कहना चाहता हूँ अरुण जी कि जब पिछले साल आया था ये कोरोना महामारी का एक जंजाल पैदा था, उस वक्त क्या था, सब ये मांग रहे थे थोड़ा सा हमें समय मिल जाए तो हम ये सुविधाएं कर देंगे, इतने वेंटिलेटर बना देंगे, इतनी सारी चीजें कर देंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देंगे। अब उसके बाद इतनी उदासीनता, इतनी लापरवाही हुई, जहां पर खड़े थे वहीं पर बल्कि उससे भी बेहतर चले गए हैं। तो तैयारियां होनी चाहिए थी व्यवस्था की तरफ से, वो भी नहीं हुआ है। एमएलए की तरफ से भी हम टूट गए हैं।
और कहीं कहीं भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। कोई आंदोलन से जोड़कर देख रहा है, कोई मौसमी बीमारी से जोड़कर देख रहा है, कोई पार्टीबाजी के हिसाब से देख रहा है, कोई अपने खुद के हित साध रहा है, कोई अभी कहते हैं जैसे बंगाल में इलेक्शन होंगे, पूरे होंगे, अंतिम चरण के बाद एकदम से लॉकडाउन हो जाएगा, इस तरह की भ्रांतियां और भी हो रही है। जो मजदूर है, जो आम आदमी है, वो पहले जो सपने में ये बड़े महत्वपूर्ण चीज है सर राजेश जी। यही चीजें आ रही है सर, यही वजह है राजेश जी, यही वजह है जिसके लिए हम बार बार ये अपील अपने तमाम दर्शकों को भी और तमाम उन लोगों को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या हमारा मैसेज सोशल मीडिया के जरिए भी, टीवी के जरिए भी, जहां तक भी जा रहा है, आप मास्क लगाएं। अब आखिर मैं केवल 20-20 सेकंड में आप चारों को दे रहा हूं सर, आप अपनी तरफ से एक अपील करें। और मैं ये भी चाहता हूं कि आज हम 5 लोग जो बैठे हैं इस कार्यक्रम के जरिए एक प्रण खुद से भी करें कि अपने साथ साथ अपने परिवार और 4 और लोगों को इस बारे में जागरूक और मोटिवेट करेंगे कि वो नियमों का पूरे तरीके से पालन करें। अब बारी बारी से शुरुआत सबसे पहले सतबीर जी आपसे कर रहे हैं। चलिए, सतबीर जी से लगता है संपर्क कट गया है। ओम प्रकाश डाबला, आपसे शुरुआत हम कर रहे हैं। आप बताएं केवल 20 सेकंड में कि किन चीजों को लेकर के अब हम आगे बढ़ेंगे और एक सकारात्मक मैसेज भी। देखिए, हम सबका जो कर्तव्य बनता है कि जो कोरोना महामारी भयंकर रूप लिए हुए है और जो हरियाणा में भी धीरे धीरे बढ़ रही है, उसका हम सभी से ये अपील करते हैं लोगों से कि वो खुद भी जागरूक हो। पहले हम हो रहे भी हैं और आगे भी लोगों को मोटिवेशन कर रहे हैं, अपने परिवार को भी करेंगे, अड़ोस पड़ोस को भी करेंगे। और मेरा एक सरकार से निवेदन है कि वो थोड़ा इस तरफ और ध्यान दे, न कि जो आप शब्द बोलते हैं, टेलीविजन पे बोलते हैं, बयान देते हैं, वो धरातल पर आज बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, अब क्यों ना ये कोशिश अब हम करें, क्यों ना ये कोशिश अब हम करें कि सरकार की कोई चीज अगर धरातल पर नहीं है तो उसके लिए आवाज भी उठाएं और लोगों को खुद से आकर के प्रेरित करें कि सरकार ने ये चीज करी है और लागू होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी एक नागरिक होने के नाते हम लेते हैं। इस बारे में भी एक प्रण लें। सतबीर जी, आपसे केवल 20 सेकंड में मैं चाहता हूं कि आप बताएं और समाप्त भी करें अपनी पूरी बात को। केवल 20 सेकंड सर। नेता और अफसर जो आदेश देते हैं, जो बात कहते हैं, वो पहले खुद करें, अपने परिवार में करें। हाँ। तभी लोग मानेंगे, नहीं तो कोई नहीं मानेगा। दूसरा, सरकार को ये मानना पड़ेगा कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उचित दूरी नहीं कर रहे हैं। ये कहने से कि हमने जैसे पिछला में मीटिंग की थी, फरीदाबाद में मीटिंग की थी, लोगों ने ऐसे ऐसे किया था, कोई नहीं मानेगा। आपके पत्रकार ही जाकर के बताते हैं कि कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, तो माने और इसको करें। ये सरकार की जिम्मेवारी, लोगों को समझाना। लोग नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन समझाना सरकार की जिम्मेवारी। राजेश जी, केवल 20 सेकंड में आप समाप्त कर दें। सर, अरुण जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद से शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी बदलाव आएगा खुद से आएगा। अगर लोग गंभीरता से इस चीज को लेंगे तो वो खुद से शुरुआत करें, अपने आप सारी चीजें सही हो जाएंगी। बड़ी महत्वपूर्ण हर बात। कोई अगर अपने को मान ले मैंने ये चीजें अपनानी है और कोरोना को दूर करने में अपनी भागीदारी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। विजेंद्र नेहरा, केवल 20 सेकंड में समाप्त कर दीजिए अपनी बात को। केवल 20 सेकंड। देखिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक जरूरी मुद्दे पे सकारात्मक डिबेट कराई है और सभी जरूरी उपाय यहाँ जो बैठे हैं पैनल में सभी ने अच्छी तरह से समझाया है। मैं क्योंकि गांव का व्यक्ति हूँ तो मैं ग्रामीणों से भी निवेदन करूंगा कि कोरोना की जो महामारी है ये शहरी और ग्रामीण में कोई फर्क अंतर नहीं करती है, तो इसलिए गांव के लोग भी मास्क लगाएं और कोरोना के नियमों का पालन करें और शहर के लोग भी पालन करें, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपील की है सबसे। और हरियाणा सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उम्मीद करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर इस महामारी को रोकने में हमें सफलता मिलेगी और सभी लोग भी साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आखिरी केवल 20 सेकंड में मैं अपनी तरफ से एक बात अपने आप को आपके सामने रखना चाहता हूं। खबरफास्ट के माध्यम से, हमारे पूरे परिवार के और खबरफास्ट परिवार के माध्यम से आपसे हाथ जोड़कर हम अपील करते हैं कि आप मास्क का प्रयोग करें और किसी भी भीड़ भाड़ वाले किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्यक्रम में आप जाने से बचें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों को ही लेकर के आप घर से निकलें, नहीं तो आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को बीमार कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। आप घर में अकेले हैं, उस वक्त आप अपने हाथों को नाक, कान या आंख तक या मुंह तक ले जाने से बचें, रोकें अपने आप को और इसकी कोशिश धीरे धीरे करें कि 1 घंटा मुझे कम से कम अपने हाथ को अपने नाक, कान या आंख तक जाने से रोकना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आपके शुमार हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके हाथ खुद ब खुद आपके आंख, नाक या कान तक नहीं जाएंगे। और अगर जाना बहुत ज़रूरी भी आपको लग रहा है कि आंख में कुछ आपको लग रहा है कि जलन हो रही है बहुत सी चीज़ें, तो साफ़ पानी से पहले अपने हाथों को धोएं अच्छे से, उसके बाद आप साफ़ पानी से अपनी आंखों
आंखों को या नाक को या कान को साफ करें, ये बहुत जरूरी है। अगर इन छोटी छोटी चीजों को ही अपना लेंगे, थोड़ा सा समय आपका जरूर लगेगा। हो सकता है आपको लगे कि यार बार बार कौन हाथ धोने जाए, आदत में एक बार डाल लेंगे ना, जब आदत में आ जाएगा तो अपने आप चीजें होंगी और अपने आप सुधार आ जाएगा और देश लॉकडाउन के उस भयंकर दृश्य से बच जाएगा। और हम यही चाहते हैं, किसी का भी रोजगार न जाए, किसी की शिक्षा प्रभावित ना हो, किसी का भी घर ठप ना हो, किसी को भी पैसे की या खाने की कोई दिक्कत ना आए, ऐसी कोई भी परिस्थिति ना बने कि हमें वो मंजर फिर से देखना पड़े। उससे बचने के लिए आप खबरपास के साथ खड़े हों और ये अपील करें, सभी लोगों से अपील करें और सब लोगों को समझाएं और मोटिवेट करें कि सभी इन नियमों का पालन करें। नमस्कार, धन्यवाद।